हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ मिसेस प्रिया सिंह और आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक लेक्चर के साथ। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th पढ़ा था और आज हम उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अ वार्म वेलकम टू ऑल एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 11th जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, द लिविंग वर्ल्ड, वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के लेक्चर में आपने अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज लिविंग, लाइफ किसे कहते हैं और कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के आधार पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ग्रोथ डिस्कस किया था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 मेन बेसिक फीचर्स होते हैं। हमने एनसीईआरटी में देखा है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि 5 फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है, ये 5 मेन कैरेक्टर्स है जिसको हमने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी के बीच में रखा है। डिफाइनिंग कैटेगरी क्या होती है, विशिष्ट लक्षण। नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी क्या होती है, जो विशिष्ट लक्षण नहीं होता है, यानी जिसमें एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, उनको हमने डिफाइनिंग कैटेगरी में या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट जो था अपना ग्रोथ जो था वो डिस्कस कर लिया था कि ग्रोथ क्या होता है, कैसे हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, कैसे हमने ग्रोथ को 2 कैटेगरीज में बांटा। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रोथ मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला इंक्रीज इन नंबर, यानी संख्या में वृद्धि, साथ ही साथ इंक्रीज इन मास यानी भार में वृद्धि। अगर इन दोनों चीज में इंक्रीमेंट होती है तो वहां पे क्या हो रही है, ग्रोथ शो हो रही है। जैसे मैंने इंक्रीज इन नंबर का आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में अगर नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी उस पॉपुलेशन की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना। इसी तरीके से मास में यानी भार में वृद्धि यानी इंक्रीज इन मास, इसका एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी वेट में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना। अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके ऑर्गन्स में या उसके सेल में, उसके स्किन में, उसके किसी भी पार्ट में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तभी उस ऑर्गेनिज्म की जो वेट है वो भी बढ़ रही है। ठीक है ना। यानी कोई इंसान छोटे से बड़ा होता है तो वेट तो सेम नहीं रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, वेट भी चेंज होगा। तो वो जो इंक्रीमेंट आएगी उसको हम क्या कहेंगे, भार में वृद्धि। ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि ग्रोथ जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, यानी आप कह सकते हो लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड ग्रोथ कौन सा होता है, ऐसा ग्रोथ होता है जो एक सर्टेन एज तक क्या होता है, फिक्स होता है। लिमिटेड मतलब जो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक क्या होगा, फिक्स होगा, उसके बाद उसमें कोई भी इंक्रीमेंट या ग्रोथ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, उनका एक सर्टेन एज तक क्या होता है, ग्रोथ होता है, उसके बाद वो ग्रोथ जो होती है जनरली क्या हो जाती है, रुक जाती है, वहीं पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है वो कौन सा ग्रोथ है, लिमिटेड यानी सीमित वृद्धि है। सीमित समझते हो, यानी जो कुछ हद तक होता है उससे ज्यादा आगे वो नहीं जा सकता, तो उसको हम लोग कहते हैं सीमित वृद्धि यानी लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ वो ग्रोथ होता है जिसमें कोई भी सीमा नहीं होती, बाउंडलेस होता है। ठीक है ना, लिमिटलेस होता है, वहां पे वो दूर तक वृद्धि कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा रहते हैं, जब तक उनकी एज होती है वो तब तक ग्रो करते रहते हैं। और उनका ये जो ग्रोथ का एक जो ग्रोथ की जो एबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, उनमें टिप में मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है जो उनकी ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप की ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ। इसके अलावा ग्रोथ को 2 पार्ट में और बांटा गया है जिसको हमने एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा था, यानी बाह्य वृद्धि और आंतरिक वृद्धि। बाह्य वृद्धि क्या होती है, ऐसी वृद्धि जो बाहर से हो, आंतरिक तरीके से ना हो। ये जो होता है नॉन लिविंग में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था सैंड ड्यून्स के बारे में, रेत के टीले होते हैं, यानी कोई भी नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर सरफेस पे कोई भी मटेरियल इकट्ठा होता जाता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो है वो होती रहे। तो किसी भी सरफेस पे, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई भी लेयर जो है ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है टाइम के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके शेप में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। इसी प्रकार से इंट्रिंसिक यानी आंतरिक ग्रोथ क्या होती है, ऐसी ग्रोथ जो इंटरनली अंदर से होती है, जैसे कि हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदर से होती है, जैसे हमारे सेल्स में ग्रोथ हो रही है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जब हम छोटे होते हैं तो छोटे होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, बड़े हो जा रहे हैं, तो ये ग्रोथ इंटरनली हो रही है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो धीरे धीरे ग्रोथ नंबर में इंक्रीज करते रहते हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, ग्रोथ ही कहलाती है। वो भी हमारे इंटरनल हो रहा है, बाहरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ग्रोथ। सेकेंड जो हमने कैरेक्टर पढ़ना था दैट इज रिप्रोडक्शन। थोड़ा बहुत हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड जो फीचर है वो है रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं जनन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जनन। मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इज एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, ठीक है ना, यानी प्रोड्यूसिंग न्यू वंस, प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी भी नए जीव का निर्माण होना, जन्म लेना इस पृथ्वी पर, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन को जनरली हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और इसी प्रकार से सेक्सुअल को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात हो गई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी केवल एक ही जनक जो होता है वो भाग लेता है। इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट्स की बात करें तो एक होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल, यानी एक होगा नर तो दूसरी होगी मादा, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलके पार्ट लेते हैं और इससे इनके वजह से किसी भी नए जीव का आगमन होता है, तो इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखते हैं। और अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो सिंगल होकर ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट्स की बात होती है, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, इनमें जो होता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट लेता है। इसमें सिंगल सेल जो होता है वही डिवाइड करता है और उनसे अपनी संख्या को बढ़ाता है, यानी नए इंडिविजुअल को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। तो इसको हमने किस में रखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर हमने देखा था कि इसमें जो होते हैं माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है ना, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब माइटोसिस और मियोसिस मैंने आपको बता दिया था कि माइटोसिस का मतलब होता है जब क्रोमोसोम का जो नंबर होता है किसी भी सेल में सेम रहता है, ठीक है ना, दैट इज माइटोसिस। अगर किसी एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो वो डिवाइड होने के बाद भी कितनी रहेगी, 46 ही रहेगी। तो वो किस वजह से हुआ, माइटोसिस की वजह से। मियोसिस में क्या होता है, ये जनरली होता है जब युग्मकों का निर्माण होता है, यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस जैसे क्या होता है कि किसी भी एक संख्या में गुणसूत्रों की संख्या, किसी भी सेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी जब भी कोई एक सेल डिवाइड करता है तो उससे कितने सेल बनते हैं, 2, और 2 में जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो आधी आधी होगी, यानी एक सेल में अगर 23 जाएगा तो दूसरे सेल में भी कितना जाएगा, 23 जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसमें कोई भी गैमेट्स नहीं बनता है, किसी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसमें होता है, यानी जो इसमें होता है वो इसमें नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं और उसमें पहले के जो पढ़ाए हुए टॉपिक है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जनरली हमने ये कहा है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसमें खास बात ये है कि कोई 2 इसमें फीचर्स ऐसे हैं जो उस ऑर्गेनिज्म का विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ की बात की थी तो ग्रोथ जो था वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेप्शन आ गया था।
एक्सेप्शन क्या आया था, यही आया था कि मैंने कहा कि जो ग्रोथ होता है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट इन केस ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीले में या किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे जब लेयर ऐड होता है तो उसकी भी शेप में थोड़े चेंजेस देखने को मिलता है, और वो क्या कहलाता है, वो भी ग्रोथ कहलाता है। तो वो वहाँ का वो उस केस में वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब विशिष्ट लक्षण नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल भी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोडक्शन होता है। फिर क्यों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं है? इसका एक ही रीजन है कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं। यानी मैंने ये बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, बट देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी वो जनन करने में सक्षम नहीं है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस वजह से रिप्रोडक्शन को क्या बोला गया है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? जैसे कि म्यूल हो गया, क्या होता है? स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इनफर्टाइल कपल हो गए। इनफर्टाइल कपल क्या होते हैं? जो फर्टिलिटी नहीं कर सकते, जो फर्टाइल नहीं होते हैं, जिनमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, और ऐसे कपल जो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, वर्कर बीज हो गए। वर्कर बीज क्या होते हैं? यानी मधुमक्खियां, लेबर मक्खियां जो काम करती हैं, जो शहद निकालती हैं, इकट्ठा करती हैं, ऐसे जो वर्कर बीज होते हैं वो भी जो होती हैं क्या होती है? इनफर्टाइल होती है, स्टेराइल होती है, यानी वो भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये बात लागू नहीं होती कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जहां पे ये चीज सब पे लागू ना हो वो भी एक्सेप्शन के केस में आ जाता है। इस वजह से रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिशन के द्वारा यानी विखंडन के द्वारा जो होता है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ये मैं एसेक्सुअल की बात कर रही हूँ। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन। तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फिशन में विखंडन हो गया। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, ठीक है ना, यानी द्विविखंडन, बहुविखंडन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। तो टू मतलब जब एक सेल है वो डिवाइड होकर कितने सेल बनाएगा? 2 सेल बनाएगा। तो उस खंडन को क्या कहेंगे? उस विखंडन को हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी फिशन, द्विविखंडन। इसी प्रकार से एक होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होता है? जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाए, ठीक है ना, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम में होता है, ये जो होता है अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो ऐसे तरह से भी जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिप्रोड्यूस। अब आपने देखा एक चीज, यहाँ पे एक सिंगल सेल ही पार्ट ले रहा है, इसमें किसी भी 2 सेल की कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जहाँ पे सिंगल सेल पार्ट लेता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है, उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड जो टाइप है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन को हम लोग कहते हैं खंडन। खंडन में भी क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, कोई भी जीव है, उसके टुकड़े 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 हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे पीसीज में डिवाइड हो जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी पीसीज में डिवाइड होके, और जितने भी पीस में डिवाइड होगा वो जितने भी पीस है वो नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग या ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। यानी कोई भी बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी और जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनसे एक नया जीव पैदा होगा। तो ये जनरली हमें एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। एल्गी में स्पाइरोगायरा हो गया, वहां पे ये देखने को आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से हो गया बडिंग। बडिंग की बात करें तो बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक छोटा सा बड डेवलप होता है। बड को हिंदी में कहते हैं कलिका, ठीक है ना। एक छोटी सी कलिका बनेगी, बड डेवलप होगा, यानी बॉडी का आउटग्रोथ, बॉडी से ही एक पार्ट बनेगा।
वो पार्ट तब तक अपने पेरेंट्स से जुड़ा होगा जब तक कि वो ग्रो नहीं कर जाए, इंडिपेंडेंट मैच्योर ना हो जाए, ठीक है ना। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। तो इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट की बात कर लेते हैं, ईस्ट है, ईस्ट में एक छोटा सा क्या बना, बड बना। ये बड जो है धीरे धीरे बहुत सारे बड भी बना सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से जितने भी बड बनेंगे वो क्या होंगे, एक न्यू ईस्ट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे ईस्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग। यानी ये बडिंग जो था वो इसी पेरेंट से बना और इसी पेरेंट से जुड़ा था जब तक वो मैच्योर नहीं हो गया। फाइनली मैच्योर होने के बाद ये जितने भी बड बने थे वो सारे अलग हो गए और अलग होकर एक न्यू ईस्ट में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, यानी मुकुलन। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बडिंग के बाद, जैसे कि हो गया रीजेनरेशन। जेनरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। रीजेनरेशन जो है इसमें इसका मतलब होता है इट इज द कैपेबिलिटी टू रीग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट। मतलब यहाँ पे कोई भी लॉस्ट पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, वापस से रीग्रो कर जाता है, यानी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन लीजर्ड, ठीक है ना। अगर हम छिपकली की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब किसी छिपकली की पूंछ कटती है तो उसकी नई पूंछ निकल के आ जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रही है, रीजेनरेशन हो रहा है। मतलब वहां पे एक नया पूंछ बन रहा है, नया टेल बन रहा है, दैट इज नोन एज रीजेनरेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ये भी है, रीजेनरेशन यहाँ पे रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। तो रीजेनरेशन का मतलब ये होता है कि लॉस्ट पार्ट का बनना है, ये नहीं होता कि लॉस्ट पार्ट से नया इंडिविजुअल बने। अब छिपकली की पूंछ कटेगी तो छिपकली की नई पूंछ बन रही है, कटे हुए पूंछ से नई छिपकली नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन को हिंदी में कहेंगे वास्तविक पुनरुद्भवन। वास्तविक पुनरुद्भवन। अब ये जो वास्तविक पुनरुद्भवन होता है इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, जनरली प्लेनेरिया है ये, अगर आप इसको 2 या 3 पार्ट में कट कर देंगे तो ये जो हेड पार्ट अलग होगा उससे एक नया प्लेनेरिया बनेगा, ये जो मिडिल पार्ट होगा इससे भी एक नया प्लेनेरिया बनेगा, और ये जो सबसे नीचे का पोर्शन होगा उससे भी एक नया प्लेनेरिया बनेगा। मतलब एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया बनेंगे भाई, 3 प्लेनेरिया बनेंगे, ठीक है ना। एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया बनेंगे, 3 बनेंगे। तो जब एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बनते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस टाइप का है, ट्रू रीजेनरेशन, यानी वास्तविक पुनरुद्भवन। यहाँ पे जो रीजेनरेशन हो रहा है वहां पे कटा हुआ भाग वापस बन रहा है, जो पार्ट कट गया है, निकल गया है, वो नया भाग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रीजेनरेशन हो रही है दैट इज ट्रू रीजेनरेशन, वास्तविक पुनरुद्भवन, जहाँ पे कटे हुए भाग से नया ऑर्गेनिज्म बन रही है। ये कुछ हद तक फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है कि जितने पार्ट्स बने उससे उतने न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था रिप्रोडक्शन। तो मैंने बेसिकली आपको बताया कि ग्रोथ जो होता है और रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कही है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस आ गए हैं। अब जो हम नेक्स्ट कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, दे ऑल आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आप उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपापचय। मेटाबॉलिज्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उपापचय। उपापचय। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ all chemical reaction occurring in our body।
तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सभी को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो ही हमारी बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है, या उसकी रिपेयर होती है, या डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज किसकी वजह से पॉसिबल है? मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो मेटाबॉलिज्म अगर बॉडी में अच्छे से नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमारी बॉडी का कोई पार्ट ठीक से वर्क नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप जनरली बीमार हो जाते हो, आपका पेट खराब हो जाता है या कुछ भी खराब होता है, तो जनरली वो मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ाने की वजह से होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो टाइप से होता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। एक है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपचय, और सेकेंड है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं अपचय, ठीक है। ये दो टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, एक हो गया एनाबॉलिज्म, एक हो गया कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना, सिंथेसिस, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ भी बन रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है, वाया स्पेसिफिक पाथवे, हमारी बॉडी में कोई भी चीज बन रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना। जो चीज डाइजेस्ट होता है वो बनता भी है, क्योंकि उसी से हमारी बॉडी को क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, और भी चीजें होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज हमारी बॉडी में बन रहा है, बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाबॉलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू ही हो रहा है। तो एनाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी में बनने की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दैट इज फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज बनता है तो कैसे बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कॉम्बिनेशन होती है और C6H12O6 की फॉर्मेशन हो रही है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यानी जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक है ना। कैटाबॉलिज्म को आप कैसे डिफाइन करोगे? ब्रेक डाउन ऑफ complex molecule into simple ones, ठीक है ना, सिंपल वंस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल वन में टूटना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। सेम चीज उल्टी पड़ जाएगी यहाँ पे। जब रेस्पिरेशन होता है तो जनरली क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है और क्या बनाता है भाई? CO2 बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है ना। तो जब भी ग्लूकोज डिग्रेड होता है, टूटता है विद द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम, किसी भी एंजाइम की सहायता से, तो एक तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी क्या बनाएगा? एनर्जी। इस एनर्जी की यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बॉडी से बाहर रेस्पिरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चल रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में टूटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जहाँ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो आई होप आपको ये जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी में से बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये बोला जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना है? दैट डिपेंड्स ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, हिंदी में कहेंगे एक कोशिकीय,
और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है? बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय क्या होते हैं? जो केवल सिंगल सेल से बनते हैं, एक ही कोशिका से बनते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो बहुत सारी कोशिकाओं से बनते हैं। यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं, उनमें सारी मेटाबॉलिज्म एक ही सेल के द्वारा की जाती है। यानी वहाँ पे किसी प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। वहाँ पे एक ही सेल जो है वही डाइजेशन करता है, वही एब्जॉर्प्शन करता है, वही एसिमिलेशन करता है, वही सारे पार्ट्स जो होता है कंप्लीट करता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करके टिश्यूज और ऑर्गन बनाते हैं। फिर उन ऑर्गन्स में काम को बांट दिया जाता है। जैसे हमारी बॉडी की बात कर ले, हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन से कंबाइन करके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ऑर्गन सिस्टम जो बनता है, हमारी पूरी बॉडी जो बनती है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन बीइंग कैसा दिखता है। ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स में आपकी किडनी आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग और भी बहुत सारे पार्ट्स हमारी बॉडी में। तो इन सभी को एक अलग अलग वर्क दिया हुआ है, ठीक है ना। किडनी को बोला भाई आप एक्सक्रीशन का काम करो, ठीक है ना, यानी उत्सर्जन का काम करो। आप बॉडी से जितने भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल दीजिए। लंग्स का काम है भाई आप सांस लीजिए, रेस्पिरेशन कीजिए, रेस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाइए। हार्ट का काम क्या है? पंप करने का, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करती है। तो हार्ट क्या काम करता है? सर्कुलेशन के जरिए हमारे बॉडी के सेल्स को अलग अलग चीजें, एनर्जी, हॉर्मोन्स या फिर फूड, ये सारी चीजें जो है वो पहुंचाता है, ठीक। अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू किए जाते हैं। यानी इसमें काम का क्या कर दिया गया? बंटवारा। और इसी काम के बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। अगला फीचर क्या है? कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हो? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने आसपास के एरिया के बारे में अवेयर होना, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम लोग कहते हैं चेतना। कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? चेतना। मतलब कितनी जागरूक है आप लोग, ठीक है। तो चेतना के लिए बोला गया है जैसे कि हमारे आसपास कोई भी चीज होती है, घटित होती है, हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो ये सारी चीजें जो करने के लिए रोल प्ले होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जनरली हमारी बॉडी में कितने हैं? 5 टोटल। आईज है, नोज है, आप स्किन कह सकते हो, ईयर कह सकते हो, ठीक है, ये टंग कह सकते हो। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और ये आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करती है, ठीक है ना। तो आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, टंग से टेस्ट लेते हैं, कान से सुनते हैं और स्किन से फील करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमें कॉन्शियस बनाती है, हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को, एक्टिविटी को हमें दिखाती है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस। फिर बोला गया है कि ह्यूमन ही एक ऐसा इंसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसमें पाई जाती है, ह्यूमन ही एक ऐसा है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। मतलब वो अपने सराउंडिंग के अलावा वो अपने बारे में भी अवेयर होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो अपने बारे में भी नॉलेज होना, दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये था कॉन्शियसनेस के बारे में। नेक्स्ट बोलेंगे कि जो हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, विशिष्ट लक्षण है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि ये फीचर जो है केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता और साथ ही साथ इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन क्या होता है बेटा? एडेप्टेशन का मतलब होता है कि अपने आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उसके प्रति एडेप्ट होना, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना सरवाइव करने के लिए, ठीक है ना। हम जीते हैं, जीवन हमारा चल रहा है, क्यों जी रहे हैं भाई? क्योंकि हमने अपने आप को इस पृथ्वी पे अपने आप को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया? ढाल लिया है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसी में एडजस्ट हो जाता है,
तो वो आसानी से इस पृथ्वी पर या उस एनवायरनमेंट में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अब आपको बोल दे कि भाई आपको अंटार्कटिका उठा के भेज दें, ठीक है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? कितने दिन सर्वाइव करोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ दिन में अडेप्ट हो जाते हैं, अगर हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्टेड हो जाती है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। अगर अडेप्टेड नहीं हो पाती है तो हम वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो बोला गया है कि हमें ये फीचर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। होम्योस्टेसिस की बात कर लेते हैं। तो जो अगला फीचर है दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब भी कुछ ऐसा ही है, इसको हिंदी में बोलेंगे समस्थापन। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को अपने बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, एडजस्ट करता है। जैसे हम डिफरेंट सीजन्स को फेस करते हैं, हम गर्मी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, हम ठंडी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, और भी कोई पर्टिकुलर सीजन आता है हम उसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये ऐसे क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इस रेगुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए हम अपने अंदर के लिक्विड को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हम अलग से अलग सिचुएशन को क्या कर सके, फेस कर सके, उसमें जी सके। तो इसको क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। कैसे? कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही जो होता है वो मूव कर सकता है, नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकता। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म जा सकता है, नॉन लिविंग नहीं जा सकता। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ है, उसको बाहर निकाला जाता है। ये काम कौन करता है, किडनी में, किडनी के द्वारा किया जाता है। और ये भी किस में पॉसिबल है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो आपने कैटाबॉलिज्म में पढ़ा, कोई भी फूड ब्रेक होता है तो CO2 बनता है, CO2 के साथ एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन जो होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन फूड को तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ये काम भी किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेन फीचर है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज डेथ। एक न एक दिन मरना ही है। जो इस पृथ्वी पे आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही डेथ होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो ये था बेसिक फीचर जो हमने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कभी भी आपको इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो आप इन कैरेक्टर्स के आधार पे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।